हेलो, वेलकम टू ऑल। आपका फिर स्वागत है आपके एक बार अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो हम लोग 1857 की क्रांति का कारण पढ़ रहे थे। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए 1857 की क्रांति का बहुत सारे कारण पढ़ चुके थे, तो तत्कालिक कारण बाकी था। तो आज हम लोग देखेंगे क्या तत्कालिक कारण 1857 क्रांति की। तो बने रहिए हमारे साथ। बिना देर किए हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का कारण क्या क्या था? कारण क्या क्या था? तो जो वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आया होगा। तो देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कारण। कारण क्या क्या था? पहला था सामाजिक कारण। क्या था? सामाजिक कारण। दूसरा था राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण। तीसरा आपका था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। अगला था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। इसके बाद था आपका सैनिक कारण। क्या था? सैनिक कारण। फिर क्या था? तत्कालिक कारण। तत्कालीन कारण। तो ये सब कारण हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हुए थे। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, ये सब पढ़ चुके थे। तो रह क्या गया था? तत्कालिक कारण। सामाजिक कारण में था कि मतलब कैसे कैसे अंग्रेज आए, सती प्रथा का अंत किए, दास प्रथा का अंत किए। फिर उसके बाद 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह शुरू करवाया। फिर राजनीतिक कारण, अंग्रेज कैसे कैसे राजनीति किए। लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या हड़पा, तो आपको एक ट्रिक बताए थे। ट्रिक फिर देख लेते हैं क्या। राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी जो राज्य हड़पे थे, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देते हैं, जो कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ट्रिक ट्रिक क्या बनेगा? तो देखते रहिएगा। जैसे कि ट्रिक 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 क्या है? सजे सब उझना। क्या? सजे सब उझना। एक दो बार आप लिख के अगर कोशिश करेंगे तो एक दो बार में याद हो जाएगा, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो सजे सब उझना क्रम से है। क्या है? स से क्या हो जाएगा? सतारा। स से सतारा। जे से जैतपुर। जैतपुर। स से संबलपुर। क्या? संभलपुर। संबलपुर। ब से क्या हो जाएगा? बरार। ब से बरार। उ से क्या हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर। झ से क्या हो जाएगा? झांसी। झांसी। ना से क्या हो जाएगा? नागपुर। नागपुर। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अवध। आपको अपवाद पर ध्यान देना है। क्या? अपवाद। अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं। अपवाद क्या है? अवध। अवध। अवध को जो हड़पा था, अवध को जो डलहौजी ने हड़पा था, वो कुशासन का आरोप लगा कर हड़पा था। किसका? कुशासन। कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पा था। बाकी सबको क्या? गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा, या इसी को कहते हैं राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। इसी को कहते हैं चूक का सिद्धांत। चूक का सिद्धांत। चूक का सिद्धांत। तो इन तीनों का एक ही नाम है। और इन तीनों के तहत तो डलहौजी ने ये मतलब 3 3 6 1 7 राज्य, मतलब गोद निषेध प्रथा के तहत 7 राज्य हड़पा था। और अपवाद क्या है? अवध। अवध को जो हड़पा था वो कुशासन का आरोप लगा के हड़पा था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी में अच्छा, ये गोद निषेध प्रथा क्या है? डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि जिसका भी वारिस नहीं है, मतलब जिसका भी वारिस नहीं है, उसके जिसका भी वारिस नहीं है, अगर वो मर जाता है
तो उसका राज्य किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। मतलब जिस पिता के बेटे नहीं है और पिता मर जाता है तो उसका सारा राज्य किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। यही क्या था? गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति या चूक का सिद्धांत, या इसी को भी कहते हैं एक नाम से और जानते हैं, इसी को कहते हैं व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत। अब ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ने वाले, आंसर क्वेश्चन पढ़ने वाले क्या कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा अपनाई थी, गोद निषेध प्रथा अपनाई थी, रटते रहते हैं। एग्जाम में दे देता है कि किसने व्यापगत सिद्धांत अपनाई थी। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक ही चीज का 4 नाम है। कितना नाम है? 4 नाम है। 1 2 3 4। अब ऑनलाइन का क्वेश्चन रटने वाले चारों रटेंगे तब तो, इसीलिए पहले थ्योरी पढ़ा जाता है, उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद ऑनलाइन का क्वेश्चन पढ़ा जाता है, तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? तत्कालिक कारण। धार्मिक कारण में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। धार्मिक कारण में हम बताए थे कि सन 1813 में धार्मिक निरपेक्षता एक पास हुआ था, जिसके तहत बहुत सारे ईसाई पादरी भारत आए थे और वो सब कहे थे कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म नहीं अपनाएगा उसके पिता की मृत्यु के बाद सारा धन किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। अगर जो ईसाई धर्म अपना लेगा उसके पिता की मृत्यु के बाद जो उसका आने वाला वारिस रहेगा उसको धन मिलेगा। और आर्थिक कारण में दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि अंग्रेज पहले भारत आए, भारत आने के बाद इधर उधर घूमे, फिर थोड़ा सा जमीन लिए, थोड़ा जमीन लेने के बाद वहाँ पे खेती करना शुरू किए, पैसा आया, फैक्ट्रियाँ बसाई और धीरे धीरे क्या किए? भारत का पैसा वापस लेते जाए, मतलब वापस ले गए। सैनिक कारण में बताया था कि सैनिकों को कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर तुम्हें 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा और तुम्हारा जो वेतन होगा वो अंग्रेजी सैनिकों से कम होगा। भारतीय सैनिकों ने ये सब स्वीकार कर लिया था। तो आज हम लोग को पढ़ना है तत्कालिक कारण। तो देखते हैं तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण में तो हम लोग को बहुत कुछ सारा 1857 की क्रांति को ही पढ़ना है, कैसे कैसे क्रांति हुई, क्या क्या हुआ, देखते हैं तत्कालिक कारण क्या है। तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण, ये तत्कालीन कारण क्या है? तो तत्कालीन कारण में तत्कालीन कारण में एक पुरानी बंदूक की जगह कौन सी बंदूक आई थी? नई बंदूक आई थी। पुरानी बंदूक कौन थी? बेस ब्राउन। क्या था? बेस ब्राउन की जगह एक नई बंदूक आई थी। नई बंदूक, इसका क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। अच्छा, ये क्यों आई थी? बेस ब्राउन का भी तो यूज किया जा सकता था, तो इसका क्या जरूरत पड़ा कि एनफील्ड नामक राइफल आया? तो ये जो पुरानी बंदूक थी बेस ब्राउन, इसमें एक बार गोली भरा जाता था और एक ही बार दागा जाता था। मतलब बेस ब्राउन में एक गोली भर के एक ही बार दागा जाता था। और वो जो एनफील्ड नामक राइफल था, इसमें एक बार में मतलब 2 4 6 गोलियां भरा जाता था और 2 4 6 बार दागा जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था? जो इसमें कारतूस लगा हुआ था, जो इसमें कारतूस लगा हुआ था, वो कारतूस किसका बना हुआ था? गाय प्लस सुअर की चर्बी का बना हुआ था। जो कारतूस बना हुआ था वो गाय प्लस सुअर के चर्बी का बना हुआ था। और इसी मतलब जहाँ से गोली दागा जाता था उसके मुंह पर इसको लगाया जाता था, इस कारतूस को उसके मुंह पर लगाया जाता था। और वो बंदूक चलाने से पहले वो कारतूस को दांत से पकड़ खींचा जाता था। इतने में ही इसका पता चल गया, मतलब इसका अफवाह फैल गया और इसका पता चल गया कि जो नई बंदूक आई है जिसका ट्रेनिंग होने वाला है, जिसका चलाने के लिए ट्रेनिंग होने वाला है, उसमें जो कारतूस लगा हुआ है वो गाय और सुअर के चर्बी का लगा हुआ है। तो भारतीय इसे चलाने से इनकार कर दिए। भारतीय क्या किए? एनफील्ड नामक राइफल को चलाने से इनकार कर दिए। अच्छा, इसका ट्रेनिंग कहाँ होने वाला था? तो जो ये इस चलाने के लिए ट्रेनिंग होने वाला था, ट्रेनिंग कहाँ होने वाला था? एक सियालकोट
दूसरा बैरकपुर। बैरकपुर सियालकोट और बैरकपुर में एनफील्ड नामक राइफल को चलाने के लिए ट्रेनिंग होने वाला था। अच्छा, ये सियालकोट कहाँ पड़ता है? तो ये सियालकोट पंजाब में पड़ता है। कहाँ? पंजाब। और बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अच्छा, ये गाय और सूअर की चर्बी का सबसे पहले कहाँ पता चला? तो सबसे पहले गाय और सूअर की चर्बी के बारे में बंगाल में एक जगह पड़ता है दमदम। और जो दमदम की बटालियन थी, उसकी संख्या कितनी थी? तो बटालियन नंबर 19 था। बटालियन नंबर 19 को सबसे पहले पता चला कि जो नई बंदूक आई है, जो एनफील्ड नामक राइफल है, उसमें जो कारतूस लगा हुआ है वो गाय और सूअर के चर्बी का लगा हुआ है। इतने में हवा फैल गया कि मतलब जो एनफील्ड नामक राइफल है उसमें गाय और सूअर के चर्बी का यूज हुआ है। तो इसका विरोध बैरकपुर के बटालियन संख्या 34, क्या बैरकपुर के बटालियन संख्या 34 ने इसका विरोध किया। बटालियन संख्या 34 ने इसका विरोध किया। और ये 34 में कौन कौन थे? तो एक का नाम था मंगल पांडे और एक का नाम था क्या? ईश्वर पांडे। एक का नाम था मंगल पांडे और एक का नाम था ईश्वर पांडे। ये दोनों पांडे मिलके कारतूस का विरोध कर रहे थे, मतलब एनफील्ड नामक राइफल को चलाने से इनकार कर रहे थे। अच्छा, ट्रेनर कौन कौन थे जो एनफील्ड नामक राइफल को चलाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे? तो एक का नाम था जनरल बाग। क्या नाम था? जनरल बाग। और एक का नाम था जनरल हियरसे। जनरल बाग और जनरल हियरसे ट्रेनिंग दिला रहे थे, मतलब चलाने की प्रक्रिया को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे चलाया जाता है। इतने में ही मंगल पांडे सोचे कि अगर एक भी भारतीय एनफील्ड नामक राइफल को चला दिया तो अंग्रेज जबरदस्ती क्या करेंगे? सभी भारतीयों से एनफील्ड नामक राइफल को चलवा देंगे और सबका धर्म क्या होगा? संकट में हो जाएगा। जैसे अगर गाय का मांस हिंदू के मुंह में जाता, तो हिंदू का धर्म नष्ट होता। और सुअर का मांस अगर मुस्लिम के मुंह में जाता, तो मुस्लिम का धर्म नष्ट होता है। तो मंगल पांडे सोचे चाहे कुछ भी हो, एनफील्ड नामक राइफल हम सभी भारतीय नहीं चलाएंगे। तो मंगल पांडे निकले और गोली चला दी। मंगल पांडे आगे से निकले और उसी एनफील्ड नामक राइफल की कारतूस खींची और कारतूस खींचने के बाद गोली चला दी जनरल बाग और जनरल हियरसे पर। जनरल हियरसे घायल हो जाता है। क्या? जनरल हियरसे घायल हो जाता है और बच जाता है। और जनरल बाग को गोली लग जाती है और ये मर जाता है। सब घटना कब की है? तो ये सब घटना है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जनरल बाग को गोली मारी। और जनरल बाग को गोली मारने का आरोप लगाकर जनरल बाग के मर्डर का आरोप लगा के मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो जाती है। जब इन दोनों पांडे को फांसी हो जाती है तब सभी भारतीय सैनिक भड़क जाते हैं। और सभी भारतीय सैनिक मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं। और क्रांति का आगाज कर देते हैं। सभी भारतीय सैनिक पता लगाते हैं कि आखिर अंग्रेजों की कमजोरी क्या है। तो सैनिकों को पता चलता है कि अंग्रेज जो है मेरठ में जो है कि अंग्रेजों क्या है? हथियार का कारखाना है। क्या है? हथियारों का कारखाना है। मेरठ में जो है अंग्रेजों क्या है? हथियार का कारखाना है। तो भारतीय सैनिक मिलकर 10 मई 1857 को मेरठ पर चढ़ाई कर देते हैं। 10 मई 1857 को जब मेरठ पर चढ़ाई कर देते हैं
तो यहाँ जितना भी हथियार रहता है अंग्रेजों का, यहाँ जितना भी अंग्रेजों का हथियार रहता है सब जला डालते हैं, सबको विध्वंस कर देते हैं। मतलब मेरठ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मेरठ में जब अपना तिरंगा लहरा देते हैं, जब मेरठ तिरंगा लहराने के बाद भारतीय सैनिक पता करते हैं कि आखिर अब कहाँ से क्रांति किया जाए। मेरठ मेरठ की अगर बात किया जाए तो मेरठ को क्रांतिकारी नगरी कहा जाता है। क्रांतिकारी नगरी कहा जाता है। मेरठ को क्रांतिकारी नगरी कहा जाता है। मेरठ को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी नगरी कहा जाता है। मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति का आगाज हुआ मेरठ से, इसलिए मेरठ को क्रांतिकारी नगरी कहा जाता है। और मेरठ को ही 1857 की क्रांति का केंद्र भी कहा जाता है। केंद्र किसको? मेरठ को। मेरठ को 1857 क्रांति का केंद्र कहा जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। जब मेरठ पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया, जब मेरठ पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया तो सभी सैनिक इकट्ठे हो गए। जब सभी सैनिक इकट्ठे हो गए तो सैनिकों ने सोचा कि हम मतलब अगली क्रांति कहाँ से किया जाए, या फिर सैनिकों ने अपना मतलब एक पार्टी बना ली। जब सभी सैनिक मिल गए तो सभी सैनिक मिल के क्या बना लिए? पार्टी बना लिए। पार्टी बना लिए और इस पार्टी का नाम क्या रखे? लेबर पार्टी। क्या नाम रखे? लेबर पार्टी। जब अपनी पार्टी का नाम रखे लेबर पार्टी, तो जब पार्टी बन गई तो इसका चिन्ह भी चाहिए, जैसे आज बीजेपी कमल है, सपा का साइकिल है, बासपा का हाथी। उसी तरह क्या बना लिए? एक पार्टी बना लिए। अपने पार्टी क्या नाम रखे? लेबर पार्टी। अपने पार्टी का नाम रखे लेबर पार्टी। और जो प्रतीक चिन्ह रखे, क्या? प्रतीक चिन्ह क्या बनाए? तो चपाती और कमल को अपना क्या बना लिए? प्रतीक चिन्ह बना लिए। चपाती का मतलब रोटी है, रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह बना लिए। जब पार्टी बन गई, प्रतीक चिन्ह मिल गया, तो अब इसका एक राजा भी चाहिए। तब लोगों ने सोचा कि आखिर हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो लोगों को पता चला कि बंगाल का मुगल शासक दिल्ली का मुगल शासक जो है वो बहादुर शाह द्वितीय। कौन है? बहादुर शाह द्वितीय, या इसी कहा जाता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। सैनिक रातों रात, कब? 10 मई 1857 को मेरठ पर हमला किए। 10 मई 1857 को मेरठ पर हमला करने के बाद रातों रात सभी सैनिक कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। जब दिल्ली पहुंच गए तो बहादुर शाह द्वितीय से सैनिकों ने कहा कि देखो हमारी पार्टी बन गई है, प्रतीक चिन्ह हो गया है, और तुम्हें क्या करना है? हमारी सेना का नेतृत्व करना है। मतलब तुम्हें हमारी सेना को राह दिखाना है कि कैसे कैसे लड़ाई किया जाए। तो बहादुर शाह आलसी था। बहादुर शाह क्या था? आलसी था। बहादुर शाह ने पहले इनकार कर दिया कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। जब बहादुर शाह इनकार कर दिया तो सैनिकों ने कहा कि आपको आपका दिल्ली दिला देंगे, बस आप हमारी क्या करिए? सेना का नेतृत्व करिए। तो बहादुर शाह कहा कि ठीक है, हम सेना का नेतृत्व करेंगे। फिर अब क्या हुआ? अब राजा भी मिल गया, पार्टी भी बन गई, प्रतीक चिन्ह भी मिल गया। तो जब ये सब हो गया तो सैनिकों ने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली पर जब सैनिकों ने हमला किया, ये जो मेरठ है ना, ये दिल्ली होगा। दिल्ली को 1857 की क्रांति का केंद्र कहते हैं, दिल्ली को। जब सैनिकों ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को भी आजाद करा दिया, जब दिल्ली को आजाद करा दिया तो बहादुर शाह सेना का नेतृत्व करना कम कर दिया। मतलब करता था लेकिन कम करता था। और जब दिल्ली आजाद हो गया, दिल्ली पर सैनिकों ने अपना तिरंगा लहरा दिया। सैनिकों ने जब दिल्ली पर तिरंगा लहराया तो सभी सैनिक, जितने भी भारतीय सैनिक थे, सब छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए और अपने अपने प्रांतों को आजाद करवाने के लिए चले गए। कुछ लोग फैजाबाद के फैजाबाद चले गए, कानपुर के कानपुर चले गए, बिहार के बिहार चले गए, और एमपी के जो थे एमपी चले गए। इसी तरह मतलब सभी सैनिक
एकजुट नहीं रहे और सभी सैनिक छोटे छोटे टुकड़ियों में क्या हुए, बट गए। जब सभी सैनिक छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर कड़ी कहा गया। जब सभी सैनिक छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर कड़ी माना गया। यहाँ से दिल्ली को आजाद करवाने के बाद 1857 की क्रांति में जितना दम था वो दम नहीं रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 की क्रांति के सैनिक सब अपने अपने प्रांतों में लग गए और जो है कि यहाँ से 1857 की क्रांति का कड़ी क्या होता चला गया, कमजोर होता चला गया। जब दिल्ली पर मतलब सैनिकों ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, तब अंग्रेजों ने एक अंग्रेज को नियुक्त करते हैं कहाँ, दिल्ली में, कि तुम जाओ पता लगाओ दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली से सब भाग रहे हैं अंग्रेज, क्या बात है। तब किसको यहाँ पर नियुक्त करते हैं, सब निकलसन हडसन आता है और दिल्ली में देखता है कि यहाँ तो विद्रोह छिड़ा हुआ है। तब निकलसन हडसन दिल्ली पर हमला कर देता है, अपने सेना के साथ निकलसन हडसन दिल्ली पर हमला कर देता है और दिल्ली को फिर से पुनः गुलाम बना लेता है। और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज देता है, म्यांमार भेज देता है। कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, बहादुर शाह जफर कहाँ भेज देता है, म्यांमार बर्मा में बहादुर शाह जफर कहाँ डाल देता है, रंगून। बहादुर शाह जफर को म्यांमार रंगून में भेज देता है। जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देता है तो बचते हैं कौन, बेगम हजरत महल कौन थी, इसकी पत्नी थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। रब करते हैं इसको, तब इसके बाद आगे देखते हैं। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से भाग लेंगी। सबको देखेंगे बारी बारी से, नाना साहब को, ताता टोपे को, पांडुरंगा को, धोधू पंत को, किसका क्या नाम था, कौन कहाँ से क्रांति किया, किसका क्रांति कौन दबाया, सब देखेंगे बारी बारी से। क्रांति हारे तो क्यों हारे। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इनकी पत्नी क्या नाम था, तो इसके पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के सहायता से ही अंग्रेज बहादुर शाह जफर को पकड़ पाए थे। 1857 की क्रांति का बहादुर शाह सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, मतलब 1857 की क्रांति का बहादुर शाह सबसे क्या थे, वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़े थे। और यहीं से 1857 की क्रांति क्या हुई, कमजोर होती चली गई, क्योंकि भारतीय सैनिक जो थे वो अपने अपने प्रांतों को आजाद करवाने के लिए चले गए। फैजाबाद वालों ने सोचा हम अपने फैजाबाद को आजाद करवा ले, लखनऊ वाले ने सोचा हम लखनऊ को आजाद करवा ले, मतलब कि एकता नहीं रही, जिस कारण 1857 क्रांति को क्या हुआ, अब यहाँ से हारने हम शुरू कर देंगे। बहादुर शाह के जफर के बाद देखते हैं थोड़ा सा कानपुर से कौन भाग लिया था, तो कानपुर से नाना साहब ने भाग लिया था। कौन, नाना साहब के सेनापति का नाम, नाना साहब के सेनापति क्या नाम था, तो नाना साहब के सेनापति का नाम था तात्या टोपे के बचपन का नाम की अगर बात की जाए तो इनके बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। क्या, रामचंद्र पांडुरंगा। नाना साहब के अगर बचपन की बात किया जाए तो इनके बचपन का नाम था धोधू पंत। क्या, धोधू पंत और रामचंद्र पांडुरंगा। अच्छा, तात्या टोपे के पिता का नाम,